नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रेविटेशन चैप्टर जो हमारे लिए बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए और सभी स्टेट बोर्ड के लिए ये चैप्टर है। तमिलनाडु हो या उत्तराखंड हो या एमपी हो, यूपी हो, किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए ये चैप्टर है। और एक बेसिक कंसेप्ट है ग्रेविटेशन। तो ये कंसेप्ट हमें बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, तो इसलिए हमारे सिलेबस में ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से रखा है। तो हम इसके बारे में अच्छी तरह से भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो किताब है हमारा, ये जो चैप्टर रखा है हमारे बुक में, हमारे टेक्स्ट बुक में, तो ये किस तरह से हमें लर्न करना पड़ेगा, यानी कि इसमें क्या क्या कंटेंट है और ये चैप्टर हमारे डेली लाइफ में कितना रिलेटेड है। यानी कि देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अगर आप ईच एंड एवरी चैप्टर अगर आप अच्छी तरह से एक हमारे डेली लाइफ में अगर उसे रिलेशन देके, कंपेयर करके अगर हम वह चैप्टर अगर अच्छी तरह से यानी कि पढ़ते हैं तो उसकी पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी तरह से होती है। यानी कि इट इज मस्ट टू कंपेयर दैट ईच एंड एवरी बीट टू योर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ से इसे हम कंपेयर करना बहुत जरूरी है। तो देखो ये चैप्टर में क्या क्या है। ये देखो ग्रेविटेशन बोले तो अभी जो हमारा जो लॉकडाउन का टाइमिंग चालू है, तो ये लॉकडाउन का चालू जो टाइम है इसमें एक लॉकडाउन का भी एक रिलेशन है, इस चैप्टर से रिलेटेड है। लेकिन हम यानी कि न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ हम देखते हैं। न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ जब हम पढ़ते हैं तो न्यूटन ने ये लॉ कब इन्वेंट किया और किस कंडीशन में इन्वेंट किया, यानी कि इसके बारे में उन्होंने जो कुछ भी रिसर्च किया, उन्होंने जो कुछ भी दुनिया के सामने जो कुछ भी थ्योरी रखी है, अगर इस थ्योरी के बारे में, अगर इस लॉ के बारे में हम थोड़ा सा बैक जाके देखते हैं तो ये लॉकडाउन के टाइम में जब प्लेग का महामारी आई थी पूरी दुनिया में, उस वक्त न्यूटन जब लॉकडाउन के टाइमिंग में हम अपने खेत में गया और खेत में जाने के बाद वो जब यानी कि हम उनके सफरचंद के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे, और जब वो यानी कि सेब ऊपर से जमीन पर गिरा तो वो देखते रहे, वो सोचते रहे कि ये जो सफरचंद है, ये जो पेड़ है, ये जो एप्पल है, ये जमीन पर क्यों गिरा, ये यानी कि आकाश की तरफ नहीं क्यों नहीं गया। इसके बारे में वो सोचते रहे और रिजल्टेंटली उन्होंने ये ग्रेविटेशन लॉ का रिसर्च कर दिया। यानी कि याला मला असं सांगायचं तुम्हाला की या चॅप्टरचं रिलेशन पाठीमागे लॉकडाऊनच्या टायमिंग मध्ये सुद्धा आहे म्हणून सांगितलं तुम्हाला, की जेणेकरून की पाठीमागे प्लेगचा जो महामारी आली होती त्या महामारीमध्ये हे न्यूटन सुद्धा आपल्या शेतीमध्ये जाऊन बसले आणि तिथून एक सफरचंद तुटून सफरचंदाच्या झाडाखाली पडले, सफरचंद खालच्या दिशेला पडलं। मग का पडलं यावर त्यांनी चांगल्या प्रकारचे इन्व्हेस्टिगेशन केलं आणि एक नवीन लॉ तुमच्या समोर, जगाच्या समोर दिलेला आहे। जर आपण, तुम्ही, आम्ही जर असतो सफरचंदाच्या झाडाखाली जर बसलो असतो आणि सफरचंद खाली का पडलं म्हणून आपल्या जर बारक्या भावाने जर आपण जर प्रश्न विचारला असता, भैया सफरचंद खाली का पडलं, लागलीच आपलं उत्तर राहिलं असतं, अरे खाली पडणार तर काय वर जातं का, नाही भैया तरी सांग की खाली का पडलं, अरे मूर्खा, गध्या, गाढवा, ढोकरा, सफरचंद खाली पडणार तर काय आकाशात जातं का, उठ नालाय कुठला, जा ते सफरचंद उचल, पिकलं का ते बघ आणि त्याच्या 4 फोडी कर, मी मोठा असल्यामुळे मला 3 फोडी दे आणि तू गपचूप 1 फोड खा। हे आपण आपल्या पद्धतीने, अशा पद्धतीने आपण गेलो असतो। पण न्यूटनने मात्र एक दैनंदिन जीवनामध्ये असणारा, अत्यंत महत्त्वाचा असणारा हा लॉ जगाच्या समोर त्यांनी संशोधन केलेला आहे। मग आता हे जगाच्या समोर संशोधन केलेला हा अत्यंत महत्त्वाचा अत्यंत इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे आपल्यासाठी। इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट फॉर आवर डेली लाइफ। अगर ये चैप्टर हम हमारे डेली लाइफ से रिलेशन देके, डेली लाइफ से अगर कंपैरिजन करके अगर ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई होगी। और इसलिए ये चैप्टर मैं बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए और अपने दोस्तों तक इस चैनल की लिंक पहुंचाइए,
क्योंकि ये चैनल आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये चैनल आप सब बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे की 10th क्लास में पढ़ते हैं, जो बच्चे 11th 12th में पढ़ते हैं, और जो भी कुछ एमपीएससी यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, उन सब स्टूडेंट के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, उन सब के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ये जो 10th के जो हमारे कंसेप्ट है, मैं कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता हूं। ऐसा बच्चे बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। सर आप बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल देते हैं, इसलिए ये चैप्टर यानी कि आपकी टीचिंग हमें बहुत पसंद आती है, यानी कि हमें बहुत जल्दी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक मेरी खासियत है, यानी कि मेरा एक बोले तो खासियत ही बोल सकते हैं, एक माझं वैशिष्ट्य आहे की मी कोणताही कन्सेप्ट हा दैनंदिन जीवनाशी रिलेटेड येणाऱ्या उदाहरणावरूनच तुम्हाला मी समजावून सांगत असतो। आणि तशाच स्वरूपामध्ये हा चॅप्टर सुद्धा तुमच्या दैनंदिन जीवनाशी जे रिलेटेड आहे। मग फॉर एग्जाम्पल म्हणून आपण सांगूया, यानी कि एक मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, यानी कि एक चीज अगर आकाश से जमीन पे गिरती है, लेकिन वो क्यों गिरती है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन है ग्रेविटेशन। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे कि मैं जब 12th में था, यानी कि 1994 को मैं जब 12th में था, उस वक्त एक फेमस एक्ट्रेस दिव्या भारती, वो एक बड़ी ऊंच ऐसे बिल्डिंग से वो गिर गई। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ी ऊंच ऐसे एक बिल्डिंग से गिर गई, जमीन पे गिर गई, और गिरते ही यानी कि जमीन पे आते ही उसका देहांत हो गया। यानी कि हर चीज, कोई चीज यानी कि कोई पत्थर हो, कोई कागज हो, या कोई पक्षी का कोई पंख जो रहते हैं, हमें फेदर्स रहते हैं, वो फेदर्स भी हो, कपास हो, यानी कि कोई बड़ी चीज हो, ये अगर आकाश से गिरती है तो जमीन की तरफ ही आती है। यानी कि एक फीट के ऊपर से अगर हम चीज फेंक देते हैं तो जमीन की तरफ आती है। क्यों आती है? अगर कई 10-12 मंजिलों के ऊपर से कोई अगर एक बिल्डिंग के ऊपर से कोई चीज गिरती है तो वो भी जमीन की तरफ आती है। और दूसरा आपको और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारी एस्ट्रोनॉमर कल्पना चावला, वो भी एक कोलंबिया यान से जब जमीन यानी कि यान जब जमीन की तरफ आ रहा था, जब पृथ्वी की तरफ आ रहा था, तो उसके एस्बेस्टॉस की सीट बाजू की निकल गई, और निकलने की वजह से आकाश में, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं आगे, आकाश में एटमॉस्फेयर में उसका फ्रिक्शन हुआ, और एटमॉस्फेयर के साथ उसका फ्रिक्शन होने की वजह से वो जो यान था, उसका फ्रिक्शन होने की वजह से उसके आउटर साइड में जो कुछ भी मेटल्स थे वो जल गए, वो मेल्ट हो गए, और जितने भी सारे एस्ट्रोनॉमर उसमें थे वो पूरे के पूरे डेड हो गए, उन्हें यानी कि उनका निधन हो गया। मैं इसलिए आपको यह कहना चाहता हूं कि हर चीज यानी कि ईच एंड एवरी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर इन दिस यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स में हर एक चीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। ये हमें इस चैप्टर में हमें लर्न करना है, ग्रेविटेशन में। यानी कि अर्थ और मून के बीच भी एक अट्रैक्शन, मैंने थंबनेल आपको दिया है, थंबनेल आपने देखा होगा वीडियो का। उसमें क्या दिखाया मैंने कि एक हाथ में मैंने मून यानी कि चांद को ले लिया है, और दूसरे हाथ में मैंने अर्थ को ले लिया है, और ये दोनों ही चीजों के बीच एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ये मुझे बताने का वहां यानी कि बताने का मेरा एम है। और इससे आगे अगर थोड़ा सा आगे अगर हम जाके देखते हैं, तो आगे का अगर पार्ट थोड़ा सा आगे का हम देखते हैं, तो समझो अर्थ है, और अर्थ और सन के बीच भी एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है। उसके बाद अर्थ एंड जुपिटर के बीच में भी है, सन और जुपिटर के बीच में भी है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉयफुली शोड अस 9 प्लैनेट के बजाय शोड अस नेपच्यून। इस तरह से भी आप अगर सेंटेंस याद रखते हैं तो आपको बहुत काम आएगा। यानी कि ये पूरे जो हमारे जो प्लैनेट के नेम है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉयफुली शोड अस नेपच्यून। 9 प्लैनेट के बजाय क्या है? नेपच्यून। इस तरह से आप अगर नेपच्यून यानी कि लास्ट वाला इनिशियल जो वर्ड होता है वो वर्ड अपने प्लैनेट का नेम होता है, नाम होता है। यानी कि माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई बोले तो मर्क्यूरी, वी बोले तो वीनस, माई वेरी एजुकेटेड, ई फॉर अर्थ, एजुकेटेड मदर मार्स, ओके, माई वेरी एजुकेटेड मदर
जॉयफुली जुपिटर, शोड़ बोले तो सैटर्न, अस बोले तो नेपच्यून, अस बोले तो यूरेनस एंड नेपच्यून बोले तो नेपच्यून है। तो इस तरह से ईच एंड एवरी प्लैनेट, ईच यानी कि हर एक प्लैनेट एक दूसरे की ओर वो अट्रैक्ट करता है। और ये चैप्टर हमें हमारे डेली लाइफ से रिलेशन देके हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं और पढ़ सकते हैं। आप भी इमेजिन करना होगा आपको, मैं तो ये पढ़ाने ही वाला हूं, ये तो बात अलग है, लेकिन आप भी अगर जब ये चैप्टर खाली यही वीडियो अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो मैं उन बच्चों के लिए मैं बताता हूं डेली लाइफ के साथ इसे कंपैरिजन करो। ओके, आगे का इसमें क्या क्या पॉइंट है दिया, देखो ये देखो, इस तरह से एक न्यूटन के बारे में इमेज है। इस तरह से आप अगर यहां देख रहे हैं तो ये देखो, इस तरह से एक यहां न्यूटन का जो यानी कि एक अर्थ दिखाई है, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा है। ओके, और एक सफरचंद ऊपर से फॉल हो रहा है और उसके ऊपर एक क्या है, इसके ऊपर एक छोटा सा मून भी दिखाया। देखो इस तरह से एक मून भी है। अगर ये पूरे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो देखो इस तरह से एक हम अच्छी यानी कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, ए लॉ न्यूटन ने इसमें दे दिया। ये भी हमें डेली लाइफ के साथ कंपैरिजन करके हमें ये पढ़ना होगा। इसके बाद फोर्स एंड मोशन, ये भी यानी कि हर चीज के बीच एक फोर्स रहता है और वो मोशन यानी कि मोशन के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बेस के ऊपर ये भी आपको अच्छी तरह से यहां पढ़ना है। आगे का पॉइंट मैं दे रहा हूं, देखो कि इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट यानी कि न्यूटन के बारे में बताया गया है। देखो एक न्यूटन एक ऐसा पर्सन है, वर्सेटाइल नेचर, यानी कि न्यूटन की थ्योरी, ये देखो ग्रेविटेशन के बारे में भी उन्होंने बता दी है, लाइट के बारे में भी उन्होंने बता दिया है, एजुकेशन के बारे में भी उन्होंने बता दी है, साइकोलॉजी में भी उनके बहुत सारे थ्योरीज है, उसके बाद सोशियोलॉजी में भी उन्होंने कुछ थ्योरीज बताई दी गई है। यानी कि न्यूटन एक ऐसा पर्सन होके गया इस पृथ्वी पर कि उन्होंने, उनके बारे में मैं तो ऐसा कह सकता हूं कि उन्होंने नॉलेज को एक सब्जेक्ट के दायरे में उन्होंने बांधने की कोशिश नहीं की है। बहुत बार ऐसा होता है कि साइंस का टीचर बोलता है, अगर साइंस के टीचर को अगर किसी मराठी का कुछ आंसर, अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो वो मराठी का नहीं बताता है और वो बोल देते हैं कि मुझे मराठी नहीं आती बेटा, मुझे खाली साइंस के बारे में पूछ। ओके, साइंस के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा, समझो किसी स्टूडेंट ने केमिस्ट्री के बारे में अगर पूछा तो वो बोलता है बेटा मैं फिजिक्स का सेक्शन पढ़ाता हूं, मुझे फिजिक्स के बारे में पूछ। उसके बाद बच्चे ने फिजिक्स के बारे में पूछा, फिजिक्स के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछा, उस टीचर के पास गया तो टीचर को पूछा, क्वेश्चन पूछने के बाद वो टीचर बोलते बेटा मैं इलेक्ट्रिक का सेक्शन नहीं पढ़ाता, मैं लाइट सेक्शन पढ़ाता हूं, मुझे लाइट सेक्शन के बारे में जो कुछ पूछना है वो पूछ। इस तरह से यानी कि हम खुद को एक लिमिटेशन में बांध देते हैं, लिमिट में कर देते हैं। तो ये है न्यूटन एक है ऐसा पर्सन होके गया कि उन्होंने नॉलेज एक सब्जेक्ट में उन्होंने कभी भी बांधने की कोशिश नहीं की है। यानी कि न्यूटन एक बहुत बड़ा पर्सन होके गया, उन्होंने ये लॉकडाउन के बीच उन्होंने इस तरह से एक बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपेटल मोशन। बच्चों ये सेंट्रीपेटल एंड सर्कुलर मोशन ये दो क्लास के बीच एक ब्रिज बनाया गया है। यानी कि जैसे कि मैं बताता हूं, अक्सर बताता हूं कि फाउंडेशन ब्रिज बोले तो 11th 10th का सिलेबस और 11th का सिलेबस दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। डिफरेंस बोले तो उतना डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा गैप पड़ता है अंदर, और दोनों को मैच करने के लिए बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन ब्रिज कोर्सेस वगैरह करते हैं। दोनों को मैच करने के लिए फाउंडेशन भरते हैं, यानी कि 11th का फाउंडेशन। ओके, मैं जो कि अभी 11th का फाउंडेशन ले रहा हूं उसी तरह से, लेकिन वहां भी आपको सर्कुलर मोशन है और यहां भी आपको सर्कुलर मोशन है और यहां भी सेंट्रीपेटल फोर्स है और वहां भी सेंट्रीपेटल फोर्स है। यानी कि जो चीज हम इस तरह से एक पत्थर लेके अगर हम एक स्ट्रिंग को लेके अगर बांधते हैं, टाइट करता है और रिवोल्यूशन देते हैं तो वो पत्थर बाहरी साइड में खींचता है, और लेकिन उसे अंदरी साइड में यानी कि इनर साइड को उसे खींचने के लिए जो कुछ भी फोर्स हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल। ओके, तो ये भी आपको इसी तरह से पढ़ना है, ये बहुत अच्छी तरह से, इसमें आप अच्छी तरह से मैं पढ़ाने वाला हूं, आप भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, ये देखो केपलर्स 3 लॉज है, केपलर के 3 लॉज है। ये 3 लॉज उन्होंने क्या किया है, एक एरिया स्वेप्ट के बारे में बता दिया, एक सैटर्न उन्होंने फर्स्ट लॉ है जो कि अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है और सन इज एट द वन फोकस।
ओके। और दूसरा जो लॉ उन्होंने एरिया स्वेप्ट के बारे में बता दिया। ओके, जब सूरज यानी कि जब अर्थ सूरज के पास आती है, म्हणजे जी जेव्हा ती सूर्याच्या जवळ येते तेव्हा तिचा वेग हा जास्त असतो आणि जेव्हा जेव्हा ती सूर्यापासून अशी दूर जाईल पृथ्वी तसतसा तिचा वेग हा कमी होतो, परंतु कमी होतो पण रेडियस वाढते आणि म्हणून त्या ठिकाणची जरी एरिया जरी सर्कम्फेरन्सवरचा डिस्टन्स जरी पृथ्वीने कमी कव्हर केलेला असला तरी एरिया मात्र स्वेप हा सारखाच असतो, हे त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। त्यानंतर दुसरा लॉ असा सांगितलेला आहे, तिसरा लॉ जो आहे तो तिसरा लॉ आहे टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, म्हणजे स्क्वेअर ऑफ पीरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ क्यूब रूट ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन द सन अँड दॅट circumference or from the sun to the अर्थ सेंटर मीन्स दी सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, इसका डिस्टेंस अगर हम स्क्वायर करता है तो ये आपको इस तरह से लॉ इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, जो कि बेसिक कंसेप्ट में आपको बता रहा हूं। बेसिक कंसेप्ट यह हमारे डेली लाइफ में है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इससे रिलेटेड है, हमारी साइड सिस्टम इससे रिलेटेड है, हम जमीन से जमीन पे जो चलते हैं इससे रिलेटेड है, यानी कि ग्रेविटेशन से रिलेटेड बहुत कुछ है। अगर अर्थ का रोटेशन का टाइम अगर फास्ट बढ़ती है, यानी कि बहुत कम समय में अगर अर्थ रोटेशन करती है तो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स भी कम होगा, और अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स कम होने के बाद जो चीजें अर्थ के ऊपर जो है वो ईच एंड एवरी चीजें, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट कैन फ्लाई इन द स्काई, यानी कि हर चीज आकाश में फ्लाई हो सकती है, आकाश में उड़ जाएगी। यानी कि अगर अर्थ अगर अभी जो 24 आवर्स में अर्थ रिवोल्यूशन कर रही है, रोटेशन कर रही है, अगर यही अर्थ अगर रोटेशन का टाइम बढ़ाती है यानी कि कम करती है, यानी कि कम टाइम में अगर रोटेशन करती है तो जो अर्थ के ऊपर जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आकाश में धीरे धीरे उनकी ग्रेविटी कम हो जाएगी और सब चीजें आकाश में उड़ने लगेंगे। ओके, तर अशा पद्धतीने आपण यामध्ये पाहूयात। आता पुढचा पॉइंट काय सांगतोय आपण इथं, इन एन इंट्रोडक्शन टू दी साइंटिस्ट। ओके, ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके बारे में मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं, वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं अपने चैनल पे। अगर आप अपने चैनल पे जाते हैं, जीनियस साइंस पे अगर आप जाओगे तो जीनियस साइंस पे जाने के बाद आपको वहां एक टैब देखने को मिलेगा, जीनियस साइंस टैब देखने को मिलेगा, और जीनियस साइंस के बाद बाजू में होम आएगा, होम के बाद वीडियो आएगा, वीडियो के बाद प्लेलिस्ट आएगा। तो प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आप इस तरह से आप एक अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। ओके, यानी कि प्लेलिस्ट में चॉइस करके ग्रेविटेशन का जो प्लेलिस्ट है अपनी, वो प्लेलिस्ट देख के आप देख सकते हैं। ओके, मैं लास्टली ये बताऊंगा कि प्लेलिस्ट कैसी देखनी है। ओके, तो इस तरह से ये रहा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि दो चीजों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो तुम आप अभी आपके हाथ में मोबाइल है, आप अगर टीवी के सामने बैठे हो, अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो कंप्यूटर की स्क्रीन, कंप्यूटर लैपटॉप जो कुछ भी हो, जो कुछ भी घर में आपकी चीज है, वो ईच एंड एवरी चीज के बीच और तुम जहां बैठे हो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि तुम्हारे और घर में जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है उन सब में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़ा है, यानी कि अर्थ बहुत बड़ी है और तुम्हारा वेट बहुत कम है, इसके लिए आप अर्थ की तरफ आप अट्रैक्ट किए जाते हैं। ओके, इसके बाद का बीट है, देखो इस तरह से मैं ये आपको ये चीज यहां पढ़नी है। ये देखो इस तरह से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर है, d स्क्वायर है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये थोड़ा सा लिखने में कुछ तो गलत हुआ शायद, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इस तरह से यहां आपको लिखने आता है, इस तरह से लिख सकते हैं उसमें। ओके, आगे के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। देखो नेक्स्ट का जो बीट है इसमें आपको पढ़ना है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोले तो ये चैप्टर में यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म बोले तो आप स्कूल में जब जाते हो तो सब बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, डेली लाइफ का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। यूनिफॉर्म बोले तो सबकी पैंट सेम रहती है, सबका शर्ट सेम रहता है,
सबके जो बाल जो करने की जो स्टाइल रहती है वो सबकी सेम रहती है, अक्सर सेम रहती है। लेकिन अभी अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर 10th क्लास के हैं, 12th यानी कि वो कंप्लीट ग्रेजुएशन कंप्लीट होते तक लड़कियां भी केस नहीं बढ़ाती, बाल नहीं बढ़ाती, हो छोटे बॉय कट ही रख देते। लेकिन बालों का यहाँ कंपल्शन नहीं होता है। लेकिन जो क्लोथ हमारे रहते हैं वो क्लोथ का एक ड्रेस कोड रहता है, यूनिफॉर्म रहता है उसे हमारे स्कूल का, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं। यानी कि सबके पैंट का कलर सेम होता है, सबके शर्ट का कलर सेम होता है, सबके फ्रॉक का कलर सेम होता है। जितने भी लड़कियां फ्रॉक पहनती है यानी कि उनका सबका जो एक कलर रहता है, यानी कि सबका जो ड्रेस रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है उसे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोले तो समझो एक ऑब्जेक्ट है और वो यूनिफॉर्म यानी कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हर एक ठिकान पे, हर एक जगह पे, सरकमपेरेंस पे हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी सेम रहती है। इसलिए हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो नहीं बदलती, यानी कि कांस्टेंट सर्कुलर मोशन उसकी रहती है। ओके, इसके बाद ये है, इसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अपने प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में मैंने सॉल्व करके दिए हैं, ये भी है, लेकिन मराठी मीडियम में मैंने सॉल्व करके दिए हैं। अभी मैं ये चैप्टर जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो उस वक्त आपको ये डिटेल्स में इसके ऊपर भी एग्जाम्पल्स में सॉल्व करने वाला हूँ। ये देखो लो टाइड एंड हाई टाइड के बारे में आपको ये फिगर दी गई है। यानी कि समंदर के किनारे जब आप ठहरते हो, जब ऑब्जर्वेशन करते हो, तो उसे हम लो टाइड कहते हैं, हाई टाइड कहते हैं। यानी कि हम ऐसा भी बता देते, भरती ओटी म्हणतो आपण त्याला, भरती ओटी म्हणतो। मग भरती ओटी ही सुद्धा चंद्र आणि पृथ्वीच्या दरम्यान फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनमुळे ही प्रक्रिया घडत असते। ही सध्याच्या बोर्डाच्या एक्झामिनेशन मध्ये हा प्रश्न विचारला गेलेला होता। ओके, आता यानंतर अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, हा सुद्धा तुम्हाला बीट अभ्यासायचा आहे। मग अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मध्ये काय सांगितलं पहा, अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मध्ये ओके, थोड़े से बाल मेरे ज्यादा बढ़ गए, कोई हेयर सलून वाला भी बाल कटवाने के लिए तैयार नहीं है, क्या करें, ये लॉकडाउन का टाइम है, ये याद रहेगा, नहीं तो आपको लगेगा बाल बढ़ा के बहुत स्टाइल मार रहे हो सर। हाँ, नहीं, अब मेरा सब कुछ हो चुका है, बाल बच्चे वगैरह वगैरह, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अभी तो स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं बच्चों, आपकी उम्र है अब स्टाइल मारने की वगैरह वगैरह। हाँ, तो स्टाइल नहीं मार रहा हूँ, ये बाल जो सामने आ रहे हैं, अगर मैं बेल्ट लगा के ऐसा पीछे रखूँ तो भी बोलेंगे क्या यार सर भी कैसे है, लड़कियाँ जैसे बेल्ट लगा के बैठे हैं। लेकिन क्या करें, बाल बड़े हुए हैं, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है बाल की, लेकिन क्या करूं, ऑप्शन नहीं है दूसरा। अगर मैं खुद कटवाना चालू करूं तो इधर के कम हो गए, उधर के ज़्यादा हो गए, इससे बजाय अगर वैसे रखे तो अच्छा रहेगा बोल के एडजस्ट कर रहा हूं। ओके, चलो, जब मैं गांव की तरफ जाऊंगा, कल जाने वाला हूं, तो कल गाँव की तरफ जब जाऊँगा तो तब कोशिश करूँगा। ओके, चलो, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स में, इसके बारे में आपको बताने वाला था। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखो बच्चों, मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और बनाने वाला हूं, इसके ऊपर, ये सिलेबस के ऊपर बनाने वाला हूं। ग्रेविटेशन के में जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो यहां अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये देखो, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर आप देखते हैं तो देखो, जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे आकाश में, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगा। सरफेस के अंदर जाओगे तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगा। लेकिन अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर इस तरह से अगर कहीं वैली है, वैली बता रहा हूं मैं, वैली गर्ता बोलते हैं हम, समंदर में वगैरह गर्ता रहती है। अगर कोई माइन है, माइन बोले तो खान, कोयले के खान वगैरह, सोने की खदान वगैरह रहती है, खान, तो जमीन में 1-2 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के आसपास भी वो डेप्थ में रह सकती है। अगर वो खदान में आप जाते हैं तो ग्रेविटी इंक्रीज होती है, इनके खदान में जाते हो तो ग्रेविटी इंक्रीज होती है। और अगर ड्रिल करके अंदर जाते हैं, अर्थ के सरफेस को ड्रिल करके अगर अंदर जाते हो तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है। दोनों का कंपैरिजन करके देखो, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ओके, अगर इस तरह से कर्व्ड है और नीचे गए, दरी में गए, दरी बोलते हैं ना, दरी, अगर उसमें गए तो वहां ग्रेविटी क्या होगी, वहां की ग्रेविटी डिक्रीज होगी। ओके, सॉरी इंक्रीज होगी। अगर बोर करते हैं तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी। ओके, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं।
ओके जैसे जैसे आप हाइट को ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी, ये रहा इस तरह से। और दूसरा है अर्थ का, हम देखते हैं जो इक्वेटर है, जो पोल रीजन है, तो इक्वेटर पे अर्थ की जो रेडियस है ये रेडियस कम है, और अर्थ की रेडियस इक्वेटर पे कम होने की वजह ज़्यादा है इक्वेटर पे अर्थ की रेडियस ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से वहाँ की ग्रेविटी कम है। बल्ज है इक्वेटर पे, अर्थ ऐसी बल्ज है, बल्ज बोले तो मराठी में उसे हम फुगीर बोलते हैं, फुगीर आपण म्हणतो ना बऱ्याच वेळेस एखादा जर असेल ना, एखाद्याला जर म्हटलं आमची बाथरूम खूप छान आहे, तो दुसऱ्याने जर म्हटलं आमची बाथरूम 10x10 आहे, आणि दूसरा एखादा बाजूला येतो तुझी 10x10 है, अरे हमारा तो 1 एकड़ का बाथरूम है, ये ऐसे जब बातें करता है बढ़ा चढ़ा के, उसे मराठी में फुगीर बोलते हैं। ओके तो इस तरह से ये अर्थ बल्ज रहती है, इस तरह से बल्ज यानी कि इक्वेटर पे थोड़ी सी बल्ज रहती है, और पोल के रीजन पे वो थोड़ी सी चपटी रहती है, फ्लैटर्न रहती है, और फ्लैटर्न रहने की वजह से इक्वेटर यानी कि पोल रीजन पे रेडियस कम रहती है, और इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा रहती है, इसके वास्ते ग्रेविटी ये बदलती है। अगर मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन देता हूँ, समझो एक कोई व्यापारी है, उसने अगर पोल इक्वेटर पे शुगर खरीदी कर ली, शक्कर खरीदी कर ली, और खरीदी करके उन्होंने अगर जाके उसी रेट में अगर पोल रीजन पे उसने अगर बेचना शुरू कर दिया, तो उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। जो अभी देख रहे वो भी बच्चे, और जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मैं जिंदा हूँ तब तक, और मेरे बाद भी अगर वो बच्चे वीडियो ये देखेंगे, तो आपको सबको उनको बताता हूं मैं कि कमेंट करके बताए कि उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। उन्होंने क्या किया, इक्वेटर पे शुगर खरीदी कर ली, और वो पोल रीजन पे जाके उसने बेच दी, रेट वही है, रेट नहीं चेंज किया। वैसे समझो कि 40 रुपए किलोग्राम रेट से अगर पोल रीजन पे जाके उसने अगर बेच दिया, तो उसे उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये कमेंट करके बता दीजिए। चलो आगे का बात, इसके भी प्रॉब्लम्स वगैरह मैं आपको बताने वाला हूं। ओके इसके बाद हम देखते हैं आगे का पॉइंट है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपको अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। ओके देखिए ये किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, वेरिएशन ऑफ जी अभी मैंने आपको बता दिया, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी के वैल्यू में ये जो चेंज होता है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके यहाँ मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता रहा हूँ, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके जो कुछ भी है किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होता है, ग्रेविटी किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होती है, इस तरह मैं आपको ये वैल्यू ऑफ जी के बारे में मैं अभी बता दिया आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स और इनका दोनों का रिलेशन, दोनों का रिलेशन आता है। तो एफ चेंज विथ हाइट, यानी कि हाइट के साथ चेंज होता है। उसके बाद यानी कि ये देखो मैं और एक बार आपको यहां बताना जा रहा हूं, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, तो क्या है, द चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पे किस तरह से बदलता है, ये अभी मैंने आपको बता दिया है ग्रेविटेशन। उसके बाद चेंज विथ हाइट के बारे में किस तरह से बदलता है। उसके बाद चेंज इन डेप्थ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मास एंड वेट, हम क्या कहते हैं कि बहुत बार ऐसे बोलते हैं माझं वजन लय भारी आहे, वजन लय भारी, एक लक्षात घ्या, वजन असणे 2 प्रकारचे आहेत, वजन आणि वजन प्रोनाउंसिएशन के पर ऊपर डिपेंड करता है, और एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अपना वजन है, ठीक है ना, अपना वजन है, ये वजन अलग है और वजन अलग है। वजन बोले तो बोझ, वेट, और वजन बोले तो इंप्रेशन, इन्हीं के दोनों का डिफरेंस। मास एंड वेट, समझो एक पर्सन की कितना भी मास हो लेकिन ग्रेविटी नहीं है तो उसका वेट 0 है। यानी कि मास एंड ग्रेविटी दोनों का प्रोडक्ट अगर आप करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता है, तब भी आपको आपका वेट फील होता है। अगर ग्रेविटी नहीं है तो वेट फील नहीं होता। जैसे जैसे अगर हम आकाश में जाएंगे तो वैसे वैसे ग्रेविटी डिक्रीज होती जाएगी, और ग्रेविटी जैसे जैसे डिक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा वेट, हमें 0 वेट फील होगा। इसके बाद आगे का पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, देखो ये देखो सॉल्व एग्जांपल, इफ अ पर्सन वेट वगैरह वगैरह इसके ऊपर है। उसे ग्रेविटी, ये देखो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनमें कंफ्यूज ना हो।
यानी कि अर्थ जो फोर्स अप्लाई करती है, यानी कि अर्थ जो फोर्स अप्लाई करती है उसे हम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो अर्थ के ग्रेविटी के वजह से जो कुछ एक्सेलरेशन में चेंज होता है, जो बदलता है, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू है। ये देखो ग्रेविटेशनल वेव्स है, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी हम अच्छी तरह से आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल ये भी बीट है, ये भी बीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर आकाश में हम फेंक देते हैं तो फ्रीली आकाश के अर्थ की ओर वो मूवमेंट करती है, अर्थ की ओर आती है। इसे हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में जो कुछ भी है वो कुछ एग्जांपल्स वगैरह, यानी कि आकाश में अगर हम चीज़ को फेंक देता है तो उसके एग्जांपल्स के आधार पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। ओके, यहाँ आगे का पार्ट और क्या है देखो, इसके ऊपर सॉलिड एग्जांपल्स है, ये भी मैं आपको ये भी सॉल्व करके देने वाला हूँ। और जो कुछ भी हमारे एक्सरसाइज है इसका भी एक्सरसाइज में लेने वाला हूँ पूरे चैप्टर। उसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, अर्थ की हो या यूनिवर्स में जो कुछ भी हो, इसके बारे में अर्थ पोटेंशियल एनर्जी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको यहां पढ़ना है। एस्केप वेलोसिटी, ये देखो एस्केप वेलोसिटी है, ये जो एस्केप वेलोसिटी है ये एस्केप वेलोसिटी बोले तो निष्ठुन जाने, यानी कि वहां से निकल के जाना, छुड़वा लेना खुद को, दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। ये देखो एस्केप वेलोसिटी के बारे में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। समझो कि आप कहीं इर्द गिर्द खेती में घूम रहे हैं, कहीं गली में घूम रहे हो, तो आपने एक कुत्ता देखा। कुत्ता मालूम है ना आपको, मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कुत्ते का एग्जाम दिया है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसा है वहां भी मैं आपको बताऊंगा कंजर्वेशन का एग्जाम्पल में। समझो एक कुत्ते को आपने देखा गली में, और कैसे रहता है, जब आप कुत्ते की तरफ देखते हैं तो उस वक्त जो पेड़ के नीचे ठंडी छांव में कुत्ता आराम कर रहा रहता है, वो अपने विश्व में रहता है, बहुत आराम से वो सोया रहता है। लेकिन आपकी पैरों की जब आवाज आती है तो सोए वाला कुत्ता ऐसा वजन से मान अपनी उठाता है और आपकी तरफ देखने लगता है। आपको लगता होगा कि सर भी अच्छी तरह से कुत्ते जैसे करके दिखा रहे, ओके। तो आराम से सोए वाला कुत्ता इस तरह से मान उठाता है और आपकी तरफ देखने लगता है, बराबर है ना। जब आपकी तरफ देखने लगता है तो तब आपके शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शहारे येतात आपल्या लगेच त्वचेवर, अरे बाप रे कुत्र्यानं बघितलं रे बाबा, घाबरतो आपण। लेकिन उसी टाइम पे कुत्ता आपको डरता है, आप कुत्ते को डरते हैं, लेकिन कुत्ता आपको डरता है। कुत्ते को क्या लगता है, अरे बाप रे ये आदमी आ गया, अगर ये पत्थर उठा के अगर मुझे नहीं मारे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसने मारा तो मुझे तो मार लगेगा। लेकिन वो अपने प्रोटेक्शन की तैयारी में रहता है और आप प्रोटेक्शन की तैयारी में रहते हैं। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन जो पहले डरता है उसके पीछे दूसरा लगता है। यानी कि अगर आप समझ गए कि अरे बाप रे कुत्ता तो अब उठ के बैठ रहा है, अब तो खड़े हो रहा है, वो भागने की तैयारी में रहता है। लेकिन वो जब खड़े होता है तो उस वक्त आप भागने लग जाते हो, तो कुत्ता समझता है कि अब मजा आएगा, वो कुत्ता आपके पीछे भागता है और आपके पीछे भागने की वजह से आप आगे रहता है, कुत्ता आपके पीछे रहता है। यानी कि देखो कुत्ते की वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी, मैं एस्केप वेलोसिटी बता रहा हूं, कुत्ते की वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी, अगर दोनों की वेलोसिटी इक्वल रहेगी तो दोनों के बीच का अंतर नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ाते हो, थोड़ा सा अंतर डिस्टेंस भागने के बाद दोनों के बीच उतना ही डिस्टेंस है, आप अगर पीछे देखते हैं तो पीछे देख के आपको लगता है कि डिस्टेंस उतना ही है, तो आप क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा थोड़ा सा जोर से भागते हैं, यानी कि अपनी वेलोसिटी बढ़ा देते हैं और वेलोसिटी बढ़ाने के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, उसे ही कहते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। यानी ये जो हमारी माँ है, ये जो हमारी धरती है, ये एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा के रखती है। लेकिन यानी कि जो कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट को कुछ तो ऐसा एक पर्टिकुलर वेलोसिटी बढ़ानी पड़ती है उसकी, और पर्टिकुलर वेलोसिटी बढ़ाने के बाद वो ऑब्जेक्ट
अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर हम उसे आकाश में लॉन्च कर सकते हैं, प्रक्षेपित कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि उसकी जो कुछ भी वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द सैटेलाइट कैन प्रोजेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से अगर ये सैटेलाइट अगर हम आकाश में प्रोजेक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। जो कुछ भी मिनिमम वेलोसिटी होगी, यानी कि कुत्ते से आपको भागना है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपको बढ़ानी होगी, और जो कुछ भी मिनिमम वेलोसिटी आप बढ़ाते हैं तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। दिस इज द जीनियस साइंस माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट। ये आपको नॉलेज के साथ 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 आपको एक विश्वास भी देगा, एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ ऑल वीडियोस देखते रहिए, मेरे साथ लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा, कोशिश कर रहा हूं, करता रहूंगा। ओके, आगे का बीट हम देखते हैं क्या है। देखो इस तरह से मास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया। ओके, इसके बाद ये देखो एग्जाम्पल्स, इसके बारे में भी हमें पढ़ने हैं, मैं पढ़ाने वाला हूं। ये देखो यहाँ एक लास्टली आपको वेटलेसनेस इस तरह से एक बीट दिया गया है, वेटलेसनेस फीलिंग। इसका मैं एक अच्छी तरह से आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। अगर आप कई बच्चे अगर लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, सिटी के बच्चे होंगे, सिटी के बच्चे जो शहर में रहते हैं, मैं एक आपको क्विज भी देने वाला हूं। वो क्विज भी का आंसर आप मुझे बता देना, ABCD अल्टरनेटिव मैं बाद में बताने वाला हूं। अगर लिफ्ट में बैठ के जमीन पे जाते हैं ना, पहले लिफ्ट में एंट्री करते हैं बिल्डिंग में, समझो तीसरे चौथे पांचवें छठे मंजिल पे अगर आपको जाना है तो आप क्या करते हैं, लिफ्ट में जाके खड़े होते हैं। तो लिफ्ट में जाके खड़े होते ही आप अगर बटन दबाते हैं, लिफ्ट ऊपर उठने लगती है, तो आपका अलग सा फील होता है, ठीक है नहीं, अलग सा फील होता है, और वहां ऊपर जाके बैठते हैं। लेकिन जब आप लिफ्ट में बैठ के नीचे आते हैं, फ्लोर पे आते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए जब लिफ्ट में बैठते हैं, बटन दबाते हैं, तो बटन दबाने के बाद जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आती है तो आपको अलग सा फीलिंग होता है, यानी बहुत अलग सा, अपना वेट थोड़ा सा कम हो रहा है, इस तरह से फील होता है। और जो नया जो लिफ्ट में बैठता है वो क्या करता है कि वो जो बाजू का जो पर्सन है उसे वो पकड़ता है, डरता है, वो उसे फीलिंग होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, वो बहुत डरता है, यानी कि उसे बहुत फीलिंग्स होती है। यानी कि जो फीलिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस। उसके बारे में भी मैं आपको वीडियोस बनाने वाला हूं, बनाए हैं, और उसके बारे में जीरो वेटलेसनेस के बारे में भी मैंने सैटेलाइट में जो रहते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमर जो आकाश में स्पेसशिप में कैसे रहते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी रहती है, वो क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, इसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। लेकिन अपना जो सेकंड चैनल है उसके ऊपर है, जीनियस साइंस हिंदी चैनल पे, वहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ भी है या नहीं मुझे ध्यान में नहीं है, याद नहीं है, लेकिन सेकंड चैनल पे है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बाद में दे दूंगा। ओके, ये देखो वेटलेसनेस के बारे में, यानी कि वो ग्राउंड फ्लोर पे किसी तरह का वो एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि आप जब एक दीवार पे हाथ से मारते हो तो दीवार आपके हाथ पे मारती है, तब भी आपके हाथ को लगता है। और जब आप अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े होते हैं तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के बारे में बोला, एक्शन एंड रिएक्शन, इसकी वजह से आपको वेट फील होता है। इस तरह से आपको इस चैप्टर में ये बीट्स आपको अच्छी तरह से पढ़नी है, और मैं पढ़ाने वाला हूं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने वाला हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद है इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी मैं आपको, जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, इसके बारे में भी जो कुछ आपने पढ़ा है उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जो मराठी मीडियम का बच्चा है, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, जो सब बच्चों के लिए, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सब बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से मैं तीनों लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा। मेरी हिंदी तो उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है। ओके, एक्सरसाइज में इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैचिंग करना है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जो कि नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनका भी हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, इसके ऊपर प्रॉब्लम है, देखो एग्जाम्पल दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल, यानी कि हमें कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ सॉल्व करने हैं। ये सॉल्व मैं करके आपको दिखाने वाला हूं, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं। ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच अ ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ ग्राउंड हो गया, ग्राउंड 5 सेकंड
an object takes 5 seconds to reach the ground from height of 5 meter on the planet. What is the value g on the planet? प्लानिट के ऊपर जी की वैल्यू क्या रहेगी, उसके बाद ये बी प्रॉब्लम है, उसके बाद ये सी प्रॉब्लम है, इसके बाद इस तरह से ये जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद है देखो डी फार्मूला प्रॉब्लम है, एग्जांपल है, ये भी मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद ये एफ है, ओके, इस तरह से इनके एग्जाम्पल्स है वगैरह वगैरह, ओके। और इसके बाद एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट भी मैं आपकी तैयार करने के लिए कहने वाला हूं। और ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आप मुझे यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट भी मैं कंप्लीट करके आपको बताने वाला हूं। तो इस तरह से ये चैप्टर आपने क्या क्या पढ़ना है, इसलिए मैंने आपका थोड़ा सा रिव्यू लिया इस चैप्टर का। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अपने दोस्तों तक इस चैनल की लिंक पहुंचा दीजिए। तो फिर ठहरते हैं, जय हिंद, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।